Hello and good morning everyone. This is Shikha Agarwal. Welcome to the UGC Net platform. Today I am going to start a series of PYQs discussion that is based on December 2026 examination. सबसे पहले हम समझ लें कि क्वेश्चन का क्या वेटेज रहा है, बिकॉज क्वेश्चन की वेटेज को अगर हम समझ लेते हैं तो आने वाले एग्जामिनेशंस को हम फुली टारगेट कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक को क्या टाइम देना चाहिए। आइए, रिसर्च एप्टीट्यूड से हमारा 5 क्वेश्चंस पूछा गया है, ओके और कल्चरल स्टडीज से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लिटरेरी थ्योरी से 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं। काफी वेटेज है इस टॉपिक का। लिटरेरी क्रिटिसिज्म से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इंडियन लिटरेचर से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंग्लिश स्टडीज इन इंडिया से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इंडियन लिटरेचर से आपको टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। दलित लिटरेचर से मात्र 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ब्रिटिश लिटरेचर का वेटेज ठीक ठाक रहा है, 27 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि ब्रिटिश लिटरेचर एक काफी अपने आप में ब्रॉड एरिया है। लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अमेरिकन लिटरेचर से 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें आपका वेटेज जो है सबसे ज्यादा कौन से एरिया में रहा है, लिटरेरी थ्योरी और ब्रिटिश लिटरेचर में काफी ज्यादा वेटेज रहा है। उसके बाद आपका लिंग्विस्टिक एंड लैंग्वेज में भी 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको भी आप टारगेट कर सकते हो। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। इसके पीडीएफ को आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन करके इसके पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो और इसको एक पेज में आप लिख सकते हो, क्योंकि इसको लिखने के बाद आपके माइंड में ये रहेगा कि कौन से एरिया से क्या वेटेज रहेगा। एक एवरेज माइंडसेट आपका डेवलप हो जाएगा, ठीक है। सो मैं कहूंगी क्या, मैं जो इस क्वेश्चन सबसे पहले लिटरेरी थ्योरी को स्टार्ट करूंगी, क्योंकि लिटरेरी थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप बिना प्री नॉलेज के समझ सकते हो, ठीक है। अगर आप लिटरेरी थ्योरी को समझ लेते हो, उसके बाद आप लिटरेचर स्टार्ट करते हो, तो आप एक काफी डीप एनालिसिस के साथ पढ़ सकोगे। तो लिटरेरी थ्योरी का जो पहला क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट पीवाईक्यू दिसंबर 2026 का वो ये है कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड डीकंस्ट्रक्शंस आर वर्चुअली साइनोनिमस। इसमें बोला जा रहा है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड डीकंस्ट्रक्शन दोनों एक ही चीज है। जैसे कि गुड को इंजॉय बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इल को इविल बोलते हैं हम लोग, तो दोनों का मीनिंग लगभग सेम होता है, साइनों के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें बोला जा रहा है सबसे पहले आपको लिटरेरी थ्योरी में ये नॉलेज होना चाहिए कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, डीकंस्ट्रक्शन क्या है। चलिए यहाँ से 2 वर्ड हम लोग उठाते हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड डीकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट रीजन क्या बोल रहा है, रीजन हमारा ये बोल रहा है डीकंस्ट्रक्शन राइजेस आउट ऑफ द स्ट्रक्चरलिज्म ऑफ रोलैंड बार्थ एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द सर्टेनिटीज ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। इसमें बोला जा रहा है कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो बेस बना है डीकंस्ट्रक्शन का। मतलब डीकंस्ट्रक्शन जो रोलैंड बार्थ ने दिया है, ऑफ ग्रामेटोलॉजी एक बुक है उनकी, उससे निकली एक रिएक्शन के रूप में। तो हम लोग कुछ नहीं जानते, हम लोग सबसे पहले यहाँ से 3 वर्ड देख रहे हैं कि बहुत भारी भरकम है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एक वर्ड है आपका पहला, दूसरा डीकंस्ट्रक्शन है, तीसरा आपका स्ट्रक्चरलिज्म है। अगर आप ये 3 वर्ड को समझ लेते हो तो इस क्वेश्चन को काफी ब्यूटीफुली आप सॉल्व कर लोगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म क्या है। स्ट्रक्चरलिज्म के फाउंडर, एक एक लाइन को आप अपने माइंड में छाप लो, याद कर लो, 10 बार पढ़ो, बिकॉज इट ऑलवेज रिपीटेड इन द एग्जामिनेशंस, ठीक है। फाउंडर हैं फर्डिनेंड डी सेस्टोर, जो एक स्विस लिंग्विस्टिक थे। इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को बोला कि लैंग्वेज इज ए स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ साइन। ऐसा क्यों बोला, लैंग्वेज इज ए स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ साइन? क्योंकि देखो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप एनालाइज करो एकदम शांत माइंड से। ट्रैफिक लाइट में रेड का मतलब स्टॉप होता है, ग्रीन का मतलब गो होता है। लेकिन अगर उसी रेड का मतलब और ग्रीन का मतलब और कोई कॉन्ट्रास्ट में अलग हो सकता है, जैसे कि डिफरेंट कलर्स हो, ठीक है, तो और आपको रेड चूज करना हो और आपकी लवर खड़ी हो, तो वहां पे रेड का मतलब लव हो जाएगा, ठीक है।
तो कॉन्ट्रास्ट चेंज होते ही वर्ड का मतलब चेंज हो जाता है, इसीलिए लैंग्वेज को एक सिस्टम में देखा जाता है। ठीक है, मीनिंग कम्स फ्रॉम रिलेशनशिप बिटवीन साइन। मीनिंग जो है वो किसी रिलेशन से आता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई नॉवेल, स्टोरी या बुक को पढ़ते हो तो मीनिंग रिलेशन से बनता है। हॉट का मीनिंग आप तभी समझ में आता है जब आपको कोल्ड का मीनिंग पता हो। ठीक है, यही बोला जा रहा है। बस सिंपल सा बात है कि लैंग्वेज को समझने के लिए एक सिस्टम होगा। ठीक है, ट्रैफिक सिस्टम, स्कूल का सिस्टम, कोई एक कॉन्ट्रास्ट बनाया जाता है पोयम में, बुक में, नॉवेल में, तो आप उस स्ट्रक्चर्ड को एनालिसिस करके साइन फाइंड आउट करते हो, मीनिंग फाइंड आउट करते हो। और अगर हॉट लिखा हो तो कोल्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आप हॉट का मीनिंग पता कर सकते हो। मीनिंग कम्स फ्रॉम रिलेशंस बिटवीन साइन। थर्ड पॉइंट क्या है? स्ट्रक्चर गिव्स ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। स्ट्रक्चर जो है एक ऑर्डर और स्टेबिलिटी देता है, तो ही आप एक लैंग्वेज को, एक सेंटेंस को समझ सकते हो। टेक्स्ट कैन बी स्टडीड साइंटिफिकली। टेक्स्ट को जो है साइंटिफिकली स्टडी करना सिखाता है स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, आप इतना काफी अच्छे से समझ चुके हो। नेक्स्ट जो है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर, ये पूछा जाता है कि इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट थिंकर कनेक्टेड हैं। तो फर्डिनेंड डी सस्योर सबसे पहले थिंकर हैं जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म का फाउंडेशन बनाया, लिंग्विस्टिक थ्योरी देके। लिंग्विस्टिक के फाउंडर थे। ठीक है, ये याद रखना है। इन्होंने लैंग्वेज का साइंस सिस्टम दिया है। दूसरे हैं क्लाउड लेविस, ये थे एंथ्रोपोलॉजी, स्ट्रक्चरलिज्म, मिथ और कल्चर के स्ट्रक्चर को इन्होंने स्टडी में समझाया है। उसके बाद अर्ली थे रोलेंड बार्थ्स, जो कि स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं। अपने टेक्स्ट में कोड और सिस्टम के थ्रू एनालाइज किया टेक्स्ट को। बाद में ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट बन गए। वो कैसे बने ये बात की बात है, हम लोग समझेंगे। तो आपने स्ट्रक्चरलिज्म को समझा कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो आपको एक चश्मा प्रोवाइड करता है जिसमें वो बताता है कि अगर आप किसी नॉवेल को, पोयम को या सेंटेंस को पढ़ते हो तो उसमें आप एक सिस्टम क्रिएट करो। ठीक है, एक सिस्टम जैसे ट्रैफिक सिस्टम। उसके बाद उस वर्ड के मीनिंग को रिलेशन से समझो। हॉट दिया हुआ है तो कोल्ड का मीनिंग आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। उसके बाद उसको एक ऑर्डर और स्टेबिलिटी चेक करो कि ऑर्डर और स्टेबिलिटी में वो सेंटेंस फिक्स है या नहीं। ठीक है, आपने चेक कर लिया, फिर उसको एक साइंटिफिक स्टडी के रूप में देखो। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म आपका फुल्ली क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड जो उस क्वेश्चन में था वो था पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को हम लोग कैसे समझते हैं? ये 1960s में फ्रांस में आया। ठीक है, फ्रांस में कैसे आया और ये क्या बिलीव करता है, ये किस कॉन्सेप्ट को बताता है कि अरे भाई आप स्ट्रक्चरलिज्म में बोल रहे हैं मीनिंग स्टेबल है, मीनिंग तो अनस्टेबल है। अगर एक वर्ड में लिखती हूं, ठीक है, बैंक, एक वर्ड अगर मैं बैंक लिखती हूं तो इसका दो मीनिंग हो सकता है। रिवर का किनारा, रिवर बैंक, या वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो मीनिंग स्टेबल कैसे है? मीनिंग तो अनस्टेबल है। ये पेन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, सो आप वर्ल्ड बैंक इसको समझ लें। ठीक है, मीनिंग इज फ्लूइड। मीनिंग इज फ्लूइड का मतलब क्या हुआ? सेंटेंस, एक सेंटेंस में देती हूँ, माइंड में आप लिखो सी इज कूल। तो कूल का मतलब यहाँ पे वेदर कूल भी हो सकता है, पर्सनालिटी की कूल के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट बदला, मीनिंग चेंज हो गया। ठीक है, वेदर में कूल का मतलब मौसम से हो गया और पर्सनालिटी में किसी पर्सन से हो गया। तो सी इज कूल। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। अगर कॉन्ट्रास्ट बदलता है, कॉन्टेक्स्ट बदलता है तो मीनिंग चेंज हो जाता है। नो सिंगल फाइनल इंटरप्रिटेशन, इसमें बोला जा रहा है नो सिंगल फाइनल इंटरप्रिटेशन। पोयम, एक पोयम अगर 3 रीडर को दिया जाए, अगर वो पोयम है द रोड नोट टेकन या कोई लव पोयम है, तो किसी रीडर के लिए वो पेनफुल हो सकता है लव पोयम, किसी रीडर के लिए सैडनेस हो सकता है, किसी रीडर के लिए हैप्पीनेस हो सकता है, किसी रीडर के लिए चार्म हो सकता है वो पोयम। तो
किसी इंडिविजुअलिटी को दिखाता है, किसी की रिग्रेट फीलिंग्स को दिखाता है, किसी को इल्यूजन में ले जाता है वो पोयम। तो कैसे हम बोल सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड वाले चीजों को हम एक ही तरीके से समझ सकते हैं? वो तो रीडर पे डिपेंड कर रहा है कि रीडर उस पोयम को कैसे इंटरप्रेट कर रहा है। इसीलिए बोला जा रहा है कि किसी भी टेक्स्ट का नो सिंगल फाइनल इंटरप्रिटेशन, एक सिंगल और फाइनल इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता है, वो रीडर पे डिपेंड करता है। रीडर प्लेज एक्टिव रोल, रीडर जो है वो एक्टिव रोल प्ले करता है। किसी हॉरर स्टोरी को अगर लेते हैं हम, एक रीडर के लिए वो काफी फनी हो सकता है, एक रीडर के लिए वो हॉरर स्टोरी काफी स्कैरी हो सकता है, डरावना हो सकता है। तो रीडर जो है वो एक्टिव रोल निभाता है, ठीक है। इसीलिए कोई भी टेक्स्ट का अनस्टेबल मीनिंग होता है, मीनिंग जो है वो फ्लूइड होता है, ठीक है। अनस्टेबल जैसे कि बैंक को रिवर बैंक भी समझ सकते हैं, बैंक को रिवर बैंक भी समझ सकते हैं, मनी बैंक भी समझ सकते हैं। सी इज कूल को हम लोग वेदर कूल भी बोल सकते हैं, पर्सनालिटी कूल भी बोल सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट बदला, मीनिंग बदल गया। नो सिंगल फाइनल इंटरप्रिटेशन मतलब एक लव पोएम किसी के लिए सैडनेस हो सकती है, किसी के लिए रिग्रेट की फीलिंग हो सकती है, किसी के लिए चार्म हो सकती है। और रीडर प्लेज एक्टिव रोल, किसी स्टोरी को एक रीडर हॉरर स्टोरी को स्कैरी तरीके से पढ़ सकता है, एक फनी तरीके से पढ़ सकता है। तो यहाँ पे काफी क्लियर हो गया कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है फ्रांस में आया था। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म 1960s में फ्रांस में आया था, जो बोलता है कि मीनिंग इज अनस्टेबल, मीनिंग इज फ्लूइड, नो सिंगल फाइनल इंटरप्रिटेशन, नो सिंगल फाइनल इंटरप्रिटेशन, रीडर इज एक्टिव रोल, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसमें नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बनाता है वो कौन कौन से थिंकर इससे कनेक्टेड है, इनको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है डेरिडा, वो डीकंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट देते हैं। डीकंस्ट्रक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसमें टेक्स्ट का मीनिंग तोड़ फोड़ के अनस्टेबल दिखाना होता है, ठीक है। माइकल फूको बोलते हैं पावर और डिस्कोर्स नॉलेज पावर से लिंक्ड होता है, ठीक है। थर्ड है रोलैंड बार्थ, जो डेथ ऑफ द ऑथर एक बुक लिखते हैं जिसमें रीडर मीनिंग बनाता है, ऑथर को डेड कर देते हैं, ऑथर का कोई वैल्यू नहीं है, जो बाद में पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट से जुड़े, पहले ये स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट को फेवर करते थे। जूलिया क्रिस्टेवा जो इंटरटेक्सुअलिटी एक टर्म देती है, जिसमें हर टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट से जुड़ा होता है, ये बताती है। तो आपने समझा, इफ क्वेश्चन मेंशन इनस्टेबिलिटी ऑफ मीनिंग थिंग पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि इस मीनिंग स्टेबल नहीं है, तो वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है उस क्वेश्चन से हमने उठाया डीकंस्ट्रक्शन, जिसके फाउंडर थे डीकंस्ट्रक्शन के फाउंडर डेरिडा। इन्होंने एक टेक्स्ट लिखी ऑफ ग्रामेटोलॉजी, जो 1967 में पब्लिश्ड हुई। इसका कोर आइडिया क्या था? इसका कोर आइडिया था टेक्स्ट contains internal contradictions, text contains internal contradiction। ये क्या है? स्पीच को राइटिंग से सुपीरियर बोला जाता है। सुनो बात को, स्पीच को राइटिंग से सुपीरियर बोला जाता है, लेकिन फिलॉसफी खुद राइटिंग में लिखी गई है। तो बोलो यहाँ पे वर्ड का कॉन्ट्राडिक्शन हुआ कि नहीं? इसी को डीकंस्ट्रक्शन बोलते हैं, कि सेंटेंस को तोड़ फोड़ के अनस्टेबल दिखाना ही डीकंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, मीनिंग इज ऑलवेज डिफर्ड, डिफरेंस से मीनिंग आती है। डिक्शनरी खोलो, एक वर्ड को समझने के लिए दूसरा वर्ड, दूसरे वर्ड को समझने के लिए तीसरा वर्ड, तीसरे वर्ड को समझने के लिए चौथा वर्ड लेते हैं हम लोग डिक्शनरी में। जैसे कूल को समझने के लिए वेदर, वेदर को समझने के लिए कुछ और, फिर कुछ और को समझने के लिए, तो डिफरेंस से मीनिंग आती है, और ये डिफरेंस ही डिकंस्ट्रक्शन की बात करती है। नो फाइनल और स्टेबल इंटरप्रिटेशन, इसमें बोला जाता है कि कोई फाइनल और स्टेबल इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता, हर चीज का एक फ्लूइड मीनिंग होता है, अनस्टेबल मीनिंग होता है, ठीक है। बाइनरी अपोजिशन आर अनस्टेबल, बाइनरी अपोजिशन आर अनस्टेबल का मतलब क्या हो गया कि स्पीच और राइटिंग, ट्रेडिशनली स्पीच को सुपीरियर बोला जाता है और राइटिंग को थोड़ा कम माना जाता है स्पीच से, लेकिन बाइनरी अपोजिशंस भी अनस्टेबल है, क्योंकि इसको चैलेंज किया जाता है पावर की कॉन्ट्रास्ट में,
ठीक है। तो इसका डीकंस्ट्रक्शन का कीवर्ड क्या हो गया, आप लिख सकते हो डीकंस्ट्रक्शन का कीवर्ड हो गया डिफरेंस। ठीक है, मीनिंग एक डिफरेंस से आती है, एक वर्ड को समझने के लिए दूसरा वर्ड, दूसरे वर्ड को समझने के लिए तीसरा वर्ड। उसके बाद टेरेंस से आती है, बाइनरी अपोजिशन से आती है। ठीक है, इनस्टेबिलिटी ऑफ मीनिंग को फाइंड आउट करता है। ये वर्ड आप जहां देखें वहां पे डीकंस्ट्रक्शन को समझे। फिर आता है डीकंस्ट्रक्शन को एक लाइन में कैसे समझे। डीकंस्ट्रक्शन इज अ मेथड विद इन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, नॉट द होल थ्योरी। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है डीकंस्ट्रक्शन एक मेथड है, एक मेथड है जो लैंग्वेज को तोड़ फोड़ के समझ रहा है, अनस्टेबल दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पूरे नॉवेल को, पूरे बुक को अनस्टेबल, फ्लूइड बता रहा है, नो सिंगल इंटरप्रिटेशन बता रहा है, रीडर को एक्टिव कर रहा है। ठीक है, तो आइए अब हम काफी अच्छे से समझते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड डीकंस्ट्रक्शन आर साइनोनिमस, क्या दोनों एक ही चीज है। दिस वुड मीन, क्या इसका एक ही मतलब है। बोथ आर एग्जैक्टली द सेम थिंग, बट पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एक लार्ज थ्योरी है गाइज। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एक लार्ज थ्योरी मूवमेंट है। डीकंस्ट्रक्शन उसके अंदर रीडिंग मेथड को इनसाइड करता है, सेंटेंस को तोड़ फोड़ के समझता है। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पूरे सेंटेंस का एक थ्योरेटिकल चश्मा आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। दे सो रिलेटेड बट नॉट आइडेंटिकल, दोनों एक ही चीजें हैं लेकिन दोनों सेम एकदम आइडेंटिकल नहीं है, तो असर्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एक ब्रॉड एरिया है और डीकंस्ट्रक्शन उस एरिया का एक मेथड है। ठीक है, डीकंस्ट्रक्शन राइजेज अ रिएक्शन अगेंस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट सर्टेनिटी। ये जो रीजन में ये सेंटेंस आया था, इसका क्या मतलब हुआ। स्ट्रक्चरलिज्म बिलीव्ड मीनिंग इज स्ट्रक्चर्ड एंड स्टेबल। ठीक है, डेरिडा चैलेंज दिस आइडिया। ठीक है, लेकिन डेरिडा इस आइडिया को चैलेंज करते हैं। कैसे चैलेंज करते हैं, क्या बोल के चैलेंज करते हैं। डीकंस्ट्रक्शन शोड मीनिंग इज अनस्टेबल। स्ट्रक्चरलिज्म बोलता है कि मीनिंग स्टेबल है। ठीक है, अगर एक सिस्टम में आप समझते हो उस मीनिंग को, तो उस मीनिंग को आप एक स्टेबल के तरीके से देख सकते हो। लेकिन डीकंस्ट्रक्शन बोलता है कोई भी मीनिंग स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है। वो आपके फीलिंग्स पे, आपके कॉन्ट्रास्ट पे, आपके दिमाग के स्टेटस पे डिपेंड करता है कि आप उस शब्द का क्या मीनिंग निकालते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, इसका असर्शन जो है वो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि उसमें बोला जा रहा है असर्शन में, चलिए हम क्वेश्चन पे ही चलते हैं ताकि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड डीकंस्ट्रक्शन वर्चुअली सिनोनिमस। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये साइनो नहीं है एक दूसरे का। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एक ब्रॉड थ्योरी है। ठीक है, डीकंस्ट्रक्शन उस थ्योरी के अंदर यूज होने वाला एक मेथड है। डीकंस्ट्रक्शन राइजेज आउट द स्ट्रक्चरलिज्म ऑफ रोलैंड बार्थ एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द सर्टेनिटीज ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, ये आपका सही हो गया। ठीक है, नाउ फॉरगेट एवरीथिंग एंड कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन दीज 3 वर्ड्स। स्ट्रक्चरलिज्म बोलती है मीनिंग है स्टेबल, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म बोलती है मीनिंग इज अनस्टेबल, डीकंस्ट्रक्शन बोलती है मेथड प्रोवाइडिंग इनस्टेबिलिटी। ठीक है, बस आप आज स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डीकंस्ट्रक्शन जो आपके 3 घंटे की क्लासेस हो सकती है, उसको मात्र 20 मिनट में आप एक क्वेश्चंस के थ्रू समझ रहे हो। इसको आप एक बार और देखो, इसके पीडीएफ को आप मेरे टेलीग्राम पे जाकर के देखो और खुद से पढ़ो, आपको काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बिकॉज दिस नोट इज डेडिकेटेड फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू। फॉलो द सीरीज फॉर नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे में हम लोग नेक्स्ट थ्योरी को समझेंगे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेस बना के। इससे आप क्वेश्चन के पैटर्न को भी समझ रहे हो कि किस हिसाब से क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।